तो सबसे पहले हम ये समझते हैं बच्चों की कल की इंट्रोडक्टरी क्लास के बाद आज हम टू द पॉइंट बात करेंगे और इतिहास विषय पर ही चर्चा होनी है। तो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में जो सिलेबस था उस पर हमने कल चर्चा की थी और मैंने आपको बताया था कि वस्तुतः हमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत तथा आधुनिक भारत, ये कहें कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल तथा मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना है। यही हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस है, परंतु ध्यान रखें कि इस सिलेबस में आपको अपने डायमेंशंस को थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ाना है। इस बार 25 जुलाई का जो पेपर था, अगर उस पर ध्यान देंगे तो आपको पता लगा कि 1971 तक की घटनाओं को उन्होंने कंसिडर किया था। तो आइए शुरुआत करते हैं। जब हम बात करते हैं भारत के इतिहास को, तो इसका एक विभाजन तो मैंने आपको बताया कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल तथा मॉडर्न में हो गया, परंतु लेखन कला के विकास के आधार पर ध्यान दीजिएगा, हम प्राचीन भारतीय इतिहास शुरू कर रहे हैं और मेरा तरीका हमेशा ये होता है कि एकदम जीरो से या आधार से शुरू करें, उसी क्रम में ये काम होना है। तो सबसे पहली बात होती है कि इतिहास होता क्या है। तो इतिहास के बारे में देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्लाइड्स पर नहीं मिलेंगी, आपको मैटर में मिलेंगी। हिंदी और इंग्लिश में आपको ये मैटर्स, ये डिटेल्स मिल जाएंगी। कुछ चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी, कुछ चीजें मैं आपको डिक्टेट करवा दूंगा। जो कुछ भी आप स्लाइड्स पर देख रहे हैं ये विस्तार रूप में आपको आपके मैटर पे मिलेगा। ये मैटर सारा का सारा अपडेटेड है, आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो इतिहास है क्या? जैसा कि हिस्ट्री सब्जेक्ट में देखिए, इतिहास को पढ़ने के दो तरीके होते हैं। एक है हमारा सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा है एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एकेडमिक्स वाले में जाएंगे तो सबसे पहले इतिहास होता क्या है, भूतकाल की घटनाएं हैं, उनका अध्ययन है वगैरह वगैरह, ये सब ऑल दैट ये पता है आपको। दूसरा तरीका ये है कि भैया इतिहास कला है कि विज्ञान है, ऐसा वैसा, ये सारी झंझटें आपके सिविल सर्विसेज से बाहर है। इतिहास को हम एक सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं, एक ऐसा विषय जो कि भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन करता है, पास्ट इवेंट्स को एनालिसिस करता है, उनकी स्टडी करता है और कुछ कंक्लूजन या निष्कर्ष निकालता है। ये कंक्लूजन या निष्कर्ष क्यों है? ये कंक्लूजन या निष्कर्ष केवल इसलिए है कि आप आने वाले समय में, ध्यान दीजिएगा, आप आने वाले समय में बेहतर कार्य कर सकें, उन घटनाओं से, उन चीजों से आप सीख ले सकें। तो यहाँ पर जो इतिहास मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो आपके सिलेबस को फोकस करके ही पढ़ेंगे और मैं सीधे पॉइंट पर आऊंगा कि इतिहास का विभाजन, ये क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री जब हम बात करते हैं तब इसके कई आधार हो सकते हैं कि भैया धार्मिक आधारों पर हिंदू काल था एक समय, प्राचीन भारत को पूरा हिंदू काल मान लो, फिर मोहम्मद बिन कासिम आया तो मुस्लिम काल आ गया, फिर आया ब्रिटिश काल, यानी कि हिंदू, मुस्लिम और ईसाई काल। ये बहुत ही सांप्रदायिक दृष्टिकोण है इतिहास को बांटने का, जो पूरी तरह से अमान्य है। दूसरा विभाजन है क्लासिकल तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल, मॉडर्न। मॉडर्न हिस्ट्री ऐसा समय जब हमारे यहाँ पर तार्किकता का उदय हुआ, रेनेसां या पुनर्जागरण शुरू हुआ, राजा राम मोहन राय के टाइम पीरियड से लेकर अब तक का समय इसमें काउंट करते हैं। इससे पहले का समय जब हम बहुत जागृत थे, बहुत अच्छी चीजें थी, प्रोग्रेसिव थे, तब उसको हम एंशिएंट हिस्ट्री में ले जाते हैं। और एक ऐसा समय जब हमने उस विकास कार्य को बंद कर दिया या फिर पीछे हट गए या फिर एक रोक का समय आ गया। हालांकि ये भी दृष्टिकोण काफी बहुत ही ज्यादा संकुचित है। अभी वर्तमान में इतिहास के विभाजन को लेकर जो नेशनल लेवल पर या कहें कि इग्नू हो, एनआईओएस हो, एनसीईआरटी हो, इस क्लासिफिकेशन को फॉलो करती है लेखन कला के आधार पर। अब ध्यान दीजिए, इतिहास को जानने के दो प्रकार के स्रोत हैं, वो आप पढ़ेंगे अपने मैटर में, साहित्यिक स्रोत तथा पुरातात्विक स्रोत, लिटरेरी एविडेंसेस तथा, ध्यान दीजिएगा, लिटरेरी एविडेंसेस तथा आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। पुरातात्विक स्रोत क्या है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या है? वे सभी चीजें जो कि भूतकाल की हैं, भौतिक है, जिन्हें छुआ जा सकता है और जो हमें उस टाइम पीरियड के बारे में कोई जानकारी देती है। जैसे कि हम पहुंचे वीएस वाकणकर जी, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न, वीएस वाकणकर पहुंचे 1957 में, कहां पहुंचे? भीमबेटका की गुफाओं में। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी केव्स हैं, गुफाएं हैं और यहाँ पर रॉक पेंटिंग्स हैं। ये प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं क्यों फेमस है? उत्तर है रॉक पेंटिंग्स के लिए। तो वीएस वाकणकर ने खोज की भीमबेटका की गुफाओं की और वहां से जाकर उन्होंने रॉक पेंटिंग्स को देखा। अब ये जो रॉक पेंटिंग्स है उसके साथ में उन्हें स्टोन टूल्स भी मिले, पाषाण उपकरण भी मिले और पाषाण उपकरणों का जब टाइम पीरियड देखा गया तो ये 1,00,000 ईसा पूर्व के टाइम पीरियड की साहिब, यानी कि आज से लगभग 1,02,000 साल पुरानी। अब 1,00,000 ईसा पूर्व के पत्थर हमें मिले और हमें पता लगा कि ये उस समय के मानवों द्वारा प्रयोग किए गए स्टोन टूल्स थे। बहुत अच्छी बात, यानी कि हम लोग, हमारे पूर्वज आज से 1,00,000 साल पहले किसी धातु का प्रयोग नहीं कर रहे थे,
निवास स्थान उनका नहीं था, वो पत्थरों के उपकरणों का प्रयोग कर रहे थे। इसको हम स्टोन एज में देखेंगे, पैलियोलिथिक एज में हम इसको देखेंगे अभी कुछ देर बाद। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो गया। हमें मेसोलिथिक टाइम पीरियड की, मध्य पाषाण काल की एक कब्र मिली और हमें पहली बार पता लगा कि मेसोलिथिक टाइम पीरियड में कब्रें बनी, यानी कि मध्य पाषाण काल, यानी कि आज से लगभग 12,000 साल पहले का समय। आज से लगभग 12,000 साल पहले हमने यह सोचना शुरू कर दिया था कि हम अपने पूर्वजों को मृत्यु के पश्चात उन्हें दफनाएं ताकि वो किसी अन्य लोक में पहुंचेंगे, यानी कि पारलौकिक जीवन में शुरुआत मेसोलिथिक टाइम पीरियड की। तो वो कब्र क्या हो गई हमारी, वो कब्र हो गई हमारे लिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक साक्ष्य। आपसे प्रश्न पूछेंगे कि पहली बार कब्रों का निर्माण किस काल में शुरू हुआ, आपको आंसर क्या कहना है, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक टाइम पीरियड। बहुत अच्छी बात। अब इसी तरह की एक कब्र हमें बुर्ज होम से मिली। बुर्ज होम की जो कब्र है, उस कब्र में से हमें मानव के साथ उसके पालतू पशु कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले। इसी तरह की कुछ अन्य कब्रें मिली जिसमें मानव को दफनाया गया, कुत्ते को दफनाया गया और कुछ बर्तन आदि भी, मृदभांड, पोट्रीज हमें मिली। कुछ उपकरण मिले हमें, तांबे के उपकरण थे। अब इसकी जब कार्बन डेटिंग पद्धति, C14 मेथड इसको बोलते हैं, कार्बन डेटिंग पद्धति से जब हमने इसका टाइम पीरियड निकाला तब हमें ये नियोलिथिक टाइम पीरियड की मिली, यानी कि आज से लगभग 9,000 साल पहले, यानी कि 7,000 BC के आसपास का ये कब्र है। वो व्यक्ति जो उस कब्र में लेटा हुआ है, जिसकी हड्डियां में मिली, वो आज से 9,000 साल पहले जिंदा था और ईसा मसीह के जन्म से 7,000 साल पहले, यानी कि 7,000 BC में। BC और AD का जो झंझट है अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो नवपाषाण काल में हमने देखा कि कब्रों के साथ मध्य पाषाण काल के बाद विकास का अगला क्रम है नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल में जब ये काम हुआ तब वहां हमने देखा कि कब्रों के साथ पालतू पशुओं को भी दफना रहे हैं और साथ में कुछ मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, औजार मिले। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि मानव अब पारलौकिक जीवन के बारे में सोचना शुरू कर चुका है। उसने देखा कि जो ये स्थान है, ये जो इहलोक है, ये जो भौतिक जगत है, इसके अलावा भी कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, कोई हेवन है, कोई हेल है, कोई स्वर्ग है, कोई नर्क है, वहां पर जाएगा। फिर कुछ कॉन्सेप्ट जन्म लेने लगे। क्या ये ईश्वर के अस्तित्व का साक्ष्य है, ये ईश्वर में विश्वास का साक्ष्य, मानव के होने के साक्ष्य हमें 1,00,000 साल पहले मिले। ध्यान रखें, ये आधुनिक मानव होमो सेपियंस नहीं है, ये होमोनिड्स है। ये भी बताऊंगा थोड़ी देर पहले। आधुनिक मानव जुम्मा 20,000 साल से ज्यादा पुराना नहीं है। अपर पिलियोलिथिक एज में हमें होमो सेपियंस दिखाई देते हैं। अपर पिलियोलिथिक एज मुश्किल आज से 50,000 साल पुराना है, इससे ज्यादा नहीं। उससे पहले के होमोनिड्स थे जो कि होमो सेपियंस के सबसे निकट के, सबसे क्लोजेस्ट पूर्वज हुआ करते थे। तो होमोनिड्स के साक्ष्य हमें 1,00,000 साल पहले के मिले। वो पत्थर, वो बुद्धि लगा रहा है, पत्थर बना रहा है। ध्यान दीजिए इस बात को। तो अब हमने विकास क्रम आगे बढ़ाया। अपर पैलियोलिथिक एज, अभी मैं बताऊंगा कौन सा समय है। मोटे मोटे तौर पे समझिए कि आज से लगभग 50,000 से 10,000 साल के बीच का टाइम पीरियड। उस समय हमने पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करना सीखा। फिर उसके बाद हमने मध्य पाषाण काल आया, आज से लगभग 9,000 साल पहले। फिर उसके बाद में हमने नवपाषाण काल देखा, जहां पर हमने देखा कि हम पारलौकिक जीवन, हेल, नर्क, हेवन, स्वर्ग के बारे में विचार विमर्श करना शुरू कर चुके हैं। और जब ये हम कर रहे हैं तब हम सोच रहे हैं कि अब इस जगत से परे हम किसी अन्य जगत में, किसी अन्य दुनिया में पहुंचेंगे और वहां पर ईश्वर मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा। स्वर्ग नर्क भी अलग अलग है। सोचिए, जो स्वर्ग की कल्पना की गई हिंदू संप्रदाय में, यह कहें कि सामान्यता तो उसमें पुरुष प्रधानता, मेल डोमिनेटिंग दिखाई देगा। स्वर्ग में क्या मिलेंगे आपको, अप्सराएं मिलेंगी। ध्यान दीजिए, इस्लाम की, हिंदुइज्म की और ईसाइयत की, इन सब की बात कर रहा हूं। इन सब के स्वर्ग में एक चीज कॉमन है, वो है मेल डोमिनेटिंग रीजंस या फैक्ट्स। हमारे स्वर्ग में हमें क्या मिलेगा, मदिरा मिलेगी, सोमरस कहेंगे उसको, उर्वशी और रंबाई डांस करेंगे। वो सारी चीजें जो हमें यहाँ त्यागनी है वहां जाके मिलेगी। बाबा लोग हमें यही समझाते हैं कि यहाँ त्याग दो, वहां मिलेगा, बढ़िया है। ये लो, अपने शरीर पर इतने सारे बम बांध के मासूम लोगों के बीच में कूद जाओ, तुम्हें इतनी हुरें मिलेंगी। यहाँ हुरों को नहीं देखना है, वहां मिलेगी। यहाँ नहीं मिलेगी, वहां मिलेगी। अल्लाह तुम्हें पास में बैठ के खाना खिलाएगा। सोचिए आप, उसके करीब रहोगे तो।
ध्यान दीजिए, ये कल्पनाएं हमने आज से मात्र 9 से 10,000 साल पहले शुरू की। हमारी कब्रों में हमने मिट्टी के बर्तन रखे, तांबे के उपकरण रखना शुरू किए, कॉपर टूल्स रखे हमने। तो ये शुरुआती लक्षण थे जहां हम ईश्वर के बारे में, और फिर हमने अपनी कल्पनाएं जो दौड़ाई, तो क्या बताएं क्या दौड़ाई। आज भी हम कहते हैं कल की अवतार आएगा। हर चौथे पांचवें दिन कोई नया बाबा आता है और कहता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। अच्छा, मैं यहाँ ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने ईश्वर बनाया, मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें ऐसे साक्ष्य मिले। किसी की धार्मिक भावनाएं अगर आहत हो रही है तो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता, मैं केवल इतिहास बता रहा हूँ। मैं भी मानता हूँ कि इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया होगा, अगर ईश्वर है तो। मुद्दा ध्यान रखिए। तो नवपाषाण काल में कब्रें बनी, कब्रों के साथ हमें आपसे पूछा जाएगा, आपसे क्या पूछा जाएगा कि वह कौन सा समय था, वह कौन सा ऐसा काल था जब मनुष्य ने पारलौकिक जीवन में विश्वास आरंभ किया। उत्तर ध्यान देना है आपको, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक टाइम पीरियड। वह कौन सा ऐसा समय था या वह कौन सा ऐसा स्थान था जहां पर कब्र में कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले। उत्तर क्या मिलेगा आपको, नवपाषाण काल, नियोलिथिक टाइम पीरियड। स्थान मिलेगा आपको मेहरगढ़, जम्मू कश्मीर का मेहरगढ़। अच्छा, ये परंपरा यहाँ रुकती नहीं है, आगे बढ़ती। मेहरगढ़ में जिस तरह के साक्ष्य मिले उसी तरह के साक्ष्य हमें कहाँ मिलेंगे, लोथल्स। हड़प्पा काल में एक साइट है। नवपाषाण काल के बाद का अगला समय, जब हम प्रोटो हिस्टोरिक एज, आदि ऐतिहासिक काल अर्थात हड़प्पा काल में पहुंच जाते हैं, वहां पर हमें लोथल से कब्र मिली। उस कब्र से हमें फिर से मानव के साथ उसके पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य मिले। यानी कि परंपरा रुकी नहीं है, बस धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। फिर एक समय आएगा जब हमें बताया जाएगा, हमारा महाभारत लिटरेरी एविडेंस हमें बताएगा कि अर्जुन के पिता पांडु की 2 पत्नियां माद्री तथा कुंती, पांडु की मृत्यु हुई पीलिया रोग से, तब उसकी छोटी रानी माद्री ने उसकी चिता के साथ आत्मदाह कर लिया, या वो सती हो गई। सती प्रणाली के, सती सिस्टम के साक्ष्य हैं ये। ध्यान रखें कि ये गुप्त काल के माने जाते हैं। और गुप्त काल का एक अभिलेख आपको मिलेगा 510 एडी का एरन अभिलेख, सागर डिस्ट्रिक्ट का है। ठीक, भानुगुप्त शासक है, भानुगुप्त गुप्त शासक। उसका एक सामंत है गोपराज। हूण आक्रमण हुआ, गोपराज युद्ध करने गया, गोपराज मारा गया। और जब गोपराज मारा गया तो उसकी पत्नी ने क्या किया, सती हो गई उसकी चिता के साथ। ध्यान दीजिए, सती क्यों हो गई, वो क्यों चली गई, मेरा पति ही नहीं तो मैं क्या करूंगी। ये विचार है कि अब पति इस दुनिया में नहीं है तो पत्नी की क्या भूमिका। अब पत्नी को भी पति के साथ रवाना कर दो। पति स्वर्ग जाएगा तो पत्नी भी स्वर्ग जाएगी, पति नर्क जाएगा तो पत्नी भी नहीं। अर्धांगिनी है भाई, जहां जहां पति पीछे पीछे पत्नी। अब वह पहुंचने के बाद क्या होगा, वही पत्नी यहाँ भी पति के लिए खाना बनाती है, बर्तन साफ करती है, उसके बच्चे पालती है, वहां भी वही करेगी। यहाँ पर सेंटर में कौन है, पुरुष। मध्य पाषाण काल में हमने मानवों को सम्मान दिया, उनकी कब्रें बनाई। नव पाषाण काल में हमने पुरुषों को सम्मान दिया, व्यक्तियों को सम्मान दिया, जानवरों को उनका सहयोगी बना दिया। कुत्ता पहला पालतू पशु जिसको हमने पालतू बनाया। भेड़िया जैसा प्राणी जिसको हमने मॉडरेट किया, उसको खाना खिलाया और अपने इशारों पर नचाया कि जब हम सोएंगे तब रात में तुम भौ भौ करना, हमारी रक्षा करना। ठीक, इस लौकिक जगत में कुत्ता सहयोगी है मानव का। अब वो परलोक गया है तो कुत्ते को भी रवाना करना है, तो उसकी कब्र में जिंदा दफना दो उसको। उसी तरह से बाद में कुत्ते का स्थान किसने ले लिया, स्त्री ने। स्त्री भी पुरुष के लिए क्या है, सहयोगी है, तो उसके साथ जाना चाहिए उसको। तो सती सिस्टम शुरू कर दिया। फिर ये प्रणाली रुकती नहीं है, बाद में जोहर सिस्टम आदि आते हैं। फिर धीरे धीरे राजा राम मोहन राय जैसे लोग आएंगे जो कहेंगे कि सती प्रणाली सही नहीं है। और आज हम आधुनिक काल में, ध्यान दीजिए, आधुनिक काल में हम कहते हैं कि ये तार्किक नहीं है। एक स्त्री का भी उतना ही व्यक्तित्व है जितना कि एक पुरुष का हो सकता है, इसमें कोई बुरी बात। तो मैं फिर से आता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री पे, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतिहास के विभाजन में लिपि के ज्ञान के आधार पर स्क्रिप्ट को हमने कब डेवलप किया। देखिए, इतिहास का एक ऐसा समय है जहां पर हम लिखना पढ़ना नहीं सीखे। देखो, मैं तो ये मानता हूं कि इससे पहले का समय बहुत बढ़िया था। ना कोई पीएससी थी, ना कोई लिखना था, ना कोई प्री था, ना कोई मेंस था। आज हमारे जीवन में जितनी भी झंझटें हैं, उन झंझटों को पैदा हमने किया है। धर्म हमारे लिए झंझट है, पढ़ाई लिखाई हमारे लिए झंझट। पहले क्या था, सुबह उठते थे मस्ती से पेड़ पे और आराम से खाना ढूंढा, खाना खाया, मस्ती प्रकृति में रहे, शाम को सो गए।
मर तो कभी भी सकते हैं, अभी भी कोरोना आ जाएगा तो कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा पता नहीं। ध्यान दीजिए इस बात को। फिर हमने क्या सीखा, फिर हम धीरे धीरे बुद्धिमान होने लगे। पहले पत्थरों के उपकरणों का प्रयोग करते थे, फिर तांबा आया, तांबे के बाद कांसा आया, कांसे के बाद लोहा आया। पहले युद्ध होता था, सोचिए पीलियोलिथिक टाइम पीरियड, प्री हिस्टोरी का पीलियोलिथिक टाइम पीरियड का, पत्थरों से युद्ध हो रहा है। इधर से अर्जुन ने पत्थर फेंका, उधर से भीम ने एक पत्थर फेंका, उधर से दुर्योधन ने पत्थर फेंका। क्या होगा, 2-4 पत्थर लगेंगे, 2-4 दिन में ठीक युद्ध भी खत्म हो जाता। फिर एक समय आया जब तांबे की तलवारें बनाई, तांबे की कुल्हाड़ी बने। फिर एक समय आया लोहे की तलवारें बनी। फिर एक समय आया बारूद का। फिर एक समय आया परमाणु बम का। समय आया, समझ में आया कुछ? आज हम एक परमाणु बम की चिता पर बैठे हुए हैं। जिस दिन पहली माचिस की तीली लगी उस दिन भप से स्वाहा हो जाएंगे, खत्म। ये परेशानी हमने खुद नहीं बनाई, नेचर ने तो केवल यूरेनियम 235 दिया था, हमने 238 में बदला और उसको डेवलप कर दिया, एनरिच कर दिया हमने कि हम बिजली बनाएंगे। बिजली बनाई नहीं बनाई, पर परमाणु बम भर भर के बना लिए। पाकिस्तान रात को जब सोचता होगा मेरे पास क्या है, तो ये सोच के सोचता होगा आज 1 2 3 4 इतने एटम बम है मेरे पास। ठीक है, तो मुद्दा क्या है? एक ऐसा समय जब मानव ने लिखना नहीं सीखा या लिपि का ज्ञान, अच्छा भाषा थी नहीं, भाषा तो होगी ना, भाषा कई प्रकार की है, जैसे कि आप कहते हैं ठीक, और इशारे। घर में मेहमान आए, पापा बहुत कूद रहे हैं, बहुत कूद रहे हैं, मम्मी क्या करती, धीरे से पर्दे के पीछे जाती है और वेट करती कि उनसे और उनकी नजरें मिले। तो मम्मी की नजरें मिल गई पापा से, और जैसे नजरें मिली तो मम्मी की आंखें थोड़ी बड़ी होती है, और जैसे बड़ी होगी तो पापा का लेवल, आवाज नीचे, आवाज नीचे, और जैसे आवाज नीचे आई मामला क्लियर। संप्रेषण, भाषा क्या है? मनोभावों को संप्रेषित करने का माध्यम। तो जो इशारे हैं वो भाषा है। ठीक, तो भाषा से तो हमेशा से थी, भले शादी विवाह था नहीं था, परंतु इशारों तो बात होती थी। वो है ना, निगाहें से निगाहें मिली और प्यार हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, तो जो भी होता हो, है ना, अभी भी होता था तब भी होता है, अच्छी बात है। तो ये क्या भाषा है? भाषा है। कोई आया हमारे सामने और हमारी क्या होती, बोहें तन जाती, बोहें तनना। मुख्य परीक्षा में हिंदी का पेपर है, ध्यान दीजिए, मुहावरे का प्रयोग करेंगे। राम को देखकर शाम की बोहें तन गई, क्योंकि शाम ने राम का काम नहीं किया, जो भी हो XYZ, बोहें तन गई, गुस्सा हो गया। आपने देखा और किसी को तो फिर क्या मामला है? मामला गड़बड़ है। क्या करना है? परेशान नहीं होना है, ये भाषा है। तो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड एक ऐसा समय जब मानव बना, तो वो भाषा का प्रयोग कर रहा है, लैंग्वेज है वहां पर, परंतु उसने शुरुआत में लिखना नहीं सीखा था। ये बहुत झंझट का काम है, मुझे अभी भी लगता था नहीं सीखना था, तो स्क्रिप्ट का प्रयोग कर लिया। तो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड या मानव इतिहास का वह समय जब मानव ने प्री हिस्टोरिक एज में रहा, इसको टाइम पीरियड सामान्य, देखो इसको लेके बहुत सिर फटोवल है, अलग अलग किताबों में अलग अलग टाइम पीरियड है, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का जो मैटर है उसको आधार बना लेते हैं, उसको माने तो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर हड़प्पा से पहले का समय, यानी कि 3500 ईसा पूर्व तक का समय। ध्यान दीजिए, कुछ किताबों में लिखी 25 लाख, लिखते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और PSC वाले वहां पूछते हैं जहां पर प्रामाणिकता है। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तारीखें बताई, मैं इग्नू की तारीखें बता रहा हूँ, ये आपके मैटर मिलेगा। 5 लाख ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व, हड़प्पा से पहले का समय पूरा का पूरा है प्रागैतिहासिक काल। फिर एक समय आता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज, जहां पर भाषा तो है, ऐसा तो नहीं है कि इस समय हम बोल रहे थे भाषा समझ रहे थे, यहाँ भूल जाएंगे, भाषा रहेगी, आगे भी रहेगी। तो भाषा है। अब हमने क्या करना, लिखना सीख लिया। हड़प्पा कालीन लिपि के साक्ष्य हमें मिले हैं, मिले कि नहीं मिले? प्रश्न पूछा जाता है क्या हड़प्पा लिपि को पढ़ लिया? उत्तर है नहीं। आपसे ये भी पूछा जाता है कि हड़प्पा लिपि का सबसे बड़ा साक्ष्य कहाँ मिला, किस स्थान से मिला? उत्तर है धोलावीरा, गुजरात के धोलावीरा से। हमें एक बड़ी सी पट्टिका मिली है, एक प्लेट मिली, नेम प्लेट समझते हैं ना, बिल्कुल ऐसे साइन बोर्ड बोल लीजिए, एक साइन बोर्ड मिला जिसमें 11 वर्ण है। अच्छा, कुछ किताबें कहती 10 वर्ण है, हम कहते हैं 10 हो या 11 हो, हमें इससे मतलब नहीं। धोलावीरा से एक साइन बोर्ड मिला जो कहता है कि इस पर 10 या 11 वर्ण है, और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा लिपि या स्क्रिप्ट का एविडेंस हो। भैया आपने कहा, हमने मान लिया, हम खोज करने तो जा नहीं रहे, पर ये प्रश्न है।
एक बार उत्तराखंड पीएससी में प्रश्न पूछा गया था कि भैया हड़प्पा लिपि क्यों नहीं पढ़ पाए, तो इसका सीधा उत्तर है कि द्विभाषिक जो बाइलिंगुअल स्क्रिप्ट है उसका कोई एविडेंस हमें नहीं मिला। जो बाइलिंगुअल जो स्क्रिप्ट होती है उसका एविडेंस हमें नहीं मिला, इसके कारण हम उसको हड़प्पा लिपि को पढ़ नहीं पाए। द्विभाषिक लेख का ना मिलना ये वो कारण है जिसका हड़प्पा लिपि को अब तक पढ़ा नहीं गया है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड आदि ऐतिहासिक काल, भाषा है, लिपि का प्रयोग है, परंतु द्विभाषिक लेख ना होने के कारण हम उस तक पढ़ नहीं पाए। नॉट येट डिसवर्ड। इसके बाद हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल माना जाता है वह समय जब मानव ने भाषा का प्रयोग कर ही रहा है, लिखना भी सीख लिया, उसे पढ़ भी लिया। देखिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज बेचारा दूत है, बेचारा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हार के बाद आया था 305 ईसा पूर्व। अब ये ईसा पूर्व बहुत बोल रहा हूं, ये क्या है अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। 305 ईसा पूर्व में सिकंदर महान का सेनापति मतलब वह सेनापति जिसको भारत के निकट वाला क्षेत्र अफगानिस्तान और मध्य एशिया का कुछ क्षेत्र मिला, सेल्यूकस निकेटर की सेनाओं तथा चंद्रगुप्त प्रथम, ये वही चंद्रगुप्त प्रथम है जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त प्रथम तथा सेल्यूकस निकेटर की सेनाओं के मध्य प्रसिद्ध झेलम का युद्ध हुआ, हेडिस्पीस का युद्ध हुआ 305 बीसी। होना क्या था इस बारे में हमारे जो इंडियन हिस्टोरियंस है वो शांत है। यूनानियों ने कहा कि युद्ध हुआ और युद्ध के बाद एक संधि हुई। संधि में क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी लड़की हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त प्रथम से किया और इसके बदले में सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने 500 हाथी उपहार में दी। लड़की के साथ दहेज में क्या दिया? 5 प्रांत, एरिया, बदख्शा, परोपनिषदाई, ऐसे करके 5 क्षेत्र दिए। जब आप मौर्य काल पढ़ेंगे तब डिटेल में बताऊंगा। तो ये 5 क्षेत्र दिए, लड़की दी, बदले में 500 हाथी लिए। अब आप ही बताइए कौन जीता होगा, है ना? आपको किसी से प्रेम है, शादी हो गई, तो कौन जीता? हड़प्पा सभ्यता से पहले का समय प्री हिस्टोरिक, ध्यान रखो, आद्य प्रागैतिहासिक काल जिसमें भाषा है किंतु लिखना नहीं सीखा। इसके बाद का समय है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज, हड़प्पा सभ्यता एकमात्र प्रतिनिधि, भाषा है, लिपि है किंतु पढ़ा नहीं गया। इसके बाद का टाइम पीरियड है हिस्टोरिक एज या ऐतिहासिक काल। मैंने आपको बताया कि मेगास्थनीज ने कहा कि, मेगास्थनीज में बात आगे रुकी थी, मेगास्थनीज ने कहा कि भारतीय लोग लिखना नहीं जानते, परंतु भारत में जो सबसे प्राचीन भाषा है जिसको हम वैदिक संस्कृत भाषा बोलते हैं, वह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लेखन कला में प्रचलन में थी। सारे वैदिक ग्रंथ वैदिक संस्कृत भाषा में रचे गए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, परंतु इनका विकास 1500 ईसा पूर्व से आरंभ हो गया था। ऋग्वेद जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पहली बार संकलित किया गया, लिखा नहीं गया, कलेक्ट किया गया, क्योंकि अलग अलग ऋषि मुनि उस ज्ञान को मौखिक रूप से पहुंचाते थे। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये क्या है? तोता रटन विद्या। आज भी करते हैं, सामने लूसेंट रखी और रट लो, फ्री देना है, रट लो, ठीक है? तो वो जो तोता रटन विद्या है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये ऋग्वेद का एक मंत्र है जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में विकसित हो गया था, जिसे लिखा गया, संकलित किया गया कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास द्वारा 6th सेंचुरी बीसी के लगभग। तो ध्यान दीजिए, हड़प्पा काल में लिपि नहीं पढ़ी गई, परंतु वैदिक संस्कृत भाषा को हमने, उस लिपि को हमने पढ़ लिया है, जो वास्तव में 6th सेंचुरी बीसी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी। मेगास्थनीज झूठ बोलता है। मेगास्थनीज को भैया तुझे पता नहीं, हम लोग पढ़ना लिखना जानते थे उस समय। तो अब मैं टाइम पीरियड की बात करता हूं। प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड आपको मिलेगा 5 लाख या 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर 5 लाख या 6 लाख ईसा पूर्व तक से लेकर हड़प्पा संस्कृति के पहले तक, यानी कि 3500 बीसी। फिर आद्य ऐतिहासिक काल 3500 से लेकर 1500 बीसी। मैं 600 बीसी नहीं मानता, कुछ किताबें 600 बीसी बोल। मेरा ऐसा मानना है कि ऋग्वेद का विकास 1500 ईसा पूर्व के लगभग शुरू हो गया था, तो काम आगे बढ़ेगा। इसके बाद में ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड है 1500 बीसी से लेकर अब तक का समय। ठीक है, चलिए, तो क्या मैं थोड़ा सा आगे बढ़ सकता हूं? आप लोगों को क्लियर हो गया
प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक एज, इनके जो टाइम पीरियड है वो आपके लिए सिर्फ फुटबॉल वाले नहीं है, ध्यान दीजिए। अब आते हैं बीसी और एडी पे। तो सबसे पहले इनसे मिलिए, आपके बीच में है यीशु मसीह हमारे। अब ईसा मसीह क्या कर रहे हैं उस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जिसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। सबसे पुराना समय जो हमें ज्ञात है वो टाइम पीरियड है हमारा बिग बैंग का। तो बिग बैंग के साथ में 3 कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया, क्योंकि बिग बैंग से पहले ना तो हम किसी पदार्थ की कल्पना कर पा रहे हैं, ना किसी समय की कल्पना कर पा रहे हैं। सब कुछ एक बिंदु में था, अचानक एक विस्फोट हुआ। कैसे हुआ इसका कोई उत्तर नहीं है जॉर्ज लेमेत्रे के पास। विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से पदार्थ का जन्म हुआ। इसी पदार्थ से संपूर्ण ब्रह्मांड यूनिवर्स बना। जहां तक फैला सब कुछ पहले एक बिंदु था, कहां था ये नहीं बताया। फिर उससे स्पेस, मैं इस कैमरे से कितना दूर हूं, आप और मुझ में कितनी दूरी है, आप में और अमेरिका में बैठे किसी व्यक्ति के मध्य कितनी दूरी है, ये सारे कॉन्सेप्ट वहां से आए। तो जब स्पेस का कॉन्सेप्ट आया, पदार्थ आया, तो उसी समय की बात हुई कि इस समय से बिग बैंग हुआ और उसके बाद में फिर घटनाएं घटी कि इस समय पृथ्वी बनी, इस समय सूर्य चंद्रमा बने, फिर पृथ्वी ठंडी हुई, फिर उसमें ये समय आया, वो समय आया, फिर इसमें ये अस्तित्व में आया, फिर उसमें वो अस्तित्व में आया। इस तरह से ये टाइम पीरियड चलता रहा। और आज के समय पीरियड, तो जब बात होती है समय की, तो फिर हमने बात कही कि ईयर्स। अब एक साल में कितना है, तो हमने क्या किया, सूर्य और चंद्र की गतियों को आंका। एक वर्ष हमने बनाया, कैसे बनाया कि पृथ्वी जो सूर्य जो है हमारे सौरमंडल के केंद्र में है और पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही, रिवोल्यूशन। तो एक रिवोल्यूशन पूरा करने में उसको जितना समय लगता है उसको हमने कहा एक साल। 365 दिन और 6 घंटे, 365 एंड 1/4 डे, 365 और 1/4 दिन, इसको हमने कहा एक वर्ष। फिर एक वर्ष को हमने 12 महीनों में बांटे, 12 महीनों को फिर हमने सप्ताह में बांटे, सप्ताह को फिर हमने दिन में बांटे, दिन को फिर हमने 24 घंटे में बांटे, हर घंटे को 60 मिनट में बांटा, हर मिनट को हमने 60 सेकंड में बांटा, 60 सेकंड को, 1 सेकंड को फिर हमने मिनी सेकंड्स में, माइक्रो सेकंड्स में बांटे, और इस तरह से हमने समय का डिवीजन कर लिया। तो समय का डिवीजन किया, तो ये तो आधुनिक काल के समय, उससे पहले का क्या था। तो ऐसा नहीं कि हमारे पूर्वज बेचारे बहुत बेवकूफ हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि भैया हम भी अपना कैलेंडर बनाएंगे। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैनी के शासक हुए विक्रमादित्य, राजा विक्रम, और राजा विक्रम ने अपने राज्यारोहण के दिन एक संवत जारी किया, जिसे विक्रम संवत बोलते हैं। इसी तरह से कुषाण शासक कनिष्क ने अपने राज्यारोहण के दिन एक नया संवत या कैलेंडर जारी किया। इसी तरह से चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण की तिथि को नया कैलेंडर जारी किया। इसी तरह से अन्य कैलेंडर भी जारी होते गए। पर आज वर्तमान में संपूर्ण विश्व एक कैलेंडर जिसको बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर को एक्सेप्ट कर रहा है अधिकांश मामलों में। और इसी ग्रेगोरियन कैलेंडर की 2 टर्म है जिसको बोलते हैं बीसी और एडी, यानी कि ईसा पूर्व तथा ईसा पूर्व के बाद का समय, यानी कि वर्तमान समय, यानी कि ईसवी सन जिसको आप बोलते हैं। उन्होंने क्या किया कि ईसा मसीह के जन्म को आधार बनाया कि ईसा मसीह का जन्म हुआ, वो कब हुआ, तो उन्होंने कहा कि 1 AD। ध्यान दीजिए, बहुत सारे वीडियोस में और बहुत सारे टीचर से गलती करते हैं, वो कहते हैं कि ईसा मसीह का जन्म 0 जैसा कोई समय नहीं। ईसा मसीह का जन्म हुआ है 1 AD को। 1 AD के पहले का समय है 1 BC और 1 AD के एक साल के बाद का समय है 2 AD। ईसा मसीह के जन्म को उन्होंने 1 AD माना और उससे पहले के समय को उन्होंने क्या कहा, बिफोर क्राइस्ट। BC को BCE भी बोलते हैं। ईसा मसीह के जन्म के टाइम पीरियड से पहले के समय को कहा BCE, दैट्स इट। और इधर क्या कहा, AD या एनी डोमिनी या बढ़ते हुए क्रम में।